कक्षा 9वीं विज्ञान की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं, जिसमें आपको एकदम सहज सरल और आसान भाषा में हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा। और मैं यह मान करके आपको सारे टॉपिक को समझाऊंगा कि आपने इसके पहले विज्ञान बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, यानी बिल्कुल आपको जीरो से शिखर तक बिल्कुल लेकर के जाऊंगा। तो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है और विज्ञान के प्रति आज के बाद से यकीन मानिए कि आपकी रुचि बिल्कुल बढ़ जाएगी। देखिए, विज्ञान जो है इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जो भी आप अपनी आंखों के सामने जो भी दैनिक क्रियाएं देखते हैं, जो भी चीजों को देखते हैं, उन सारे चीजों का अध्ययन कौन कराता है? विज्ञान कराता है। यानी कि जो भी चीज आप सृष्टि में अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं, उन सारे चीजों के बारे में अध्ययन जो कराता है वह क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जब इसे आप समझ के पढ़ते हो ना, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है और इसके प्रति आपकी रुचि हमेशा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरा हाथ क्यों ऊपर नीचे कर रहा है, भाई इसमें क्या कारण है? मैं किसी भी चीजों को कैसे उठा पा रहा हूं, मैं पृथ्वी पर कैसे चल पा रहा हूं, अगर इन सब चीजों के बारे में अगर आपको बताना शुरू किया जाए, यानी एक एक चीजों को अगर क्रमबद्ध तरीके से आपको अध्ययन कराया जाना शुरू कर दिया जाए, तो आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो विज्ञान एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसे मैं एकदम सहज सरल और एकदम बिल्कुल लॉजिकली आपकी भाषा में समझाऊंगा, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। तो आइए बच्चों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पाठ का नाम शुरू करूं, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको किसके बारे में बता देता हूं? विज्ञान के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, विज्ञान नाम जो है आपका, यह दो चीजों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञान। जहां पे जो आपका वी है ना, वी का अर्थ किससे है? वी का अर्थ आपका है विशिष्ट से, वी का अर्थ है स्पेसिफिक से। एक अलग ही प्रकार का ज्ञान, जो एक प्रकार का क्या हो? विशिष्ट हो, अलग प्रकार का हो, वैसा ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप उसे तुरंत जवाब दीजिएगा कि ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। और विशिष्ट प्रकार का क्या? विशिष्ट प्रकार का मतलब यह हुआ, विशिष्ट का मतलब यह हुआ कि वह क्या हो? सुव्यवस्थित हो। वह क्या हो? सुव्यवस्थित हो और सुसंगठित हो। वह क्या हो? सुव्यवस्थित हो और सुव्यवस्थित और कैसा हो? सुसंगठित हो। सुसंगठित। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी विशिष्ट हो जाए तो वह आपका विज्ञान हो जाएगा। एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित का मतलब आपका हो गया क्रमबद्ध, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? आपका विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? ज्ञान ही विज्ञान है। कैसा ज्ञान? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और जो विज्ञान की अंग्रेजी होती है ना, विज्ञान की अंग्रेजी होती है साइंस। विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? साइंस। SCIENCE। विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? साइंस, जो कि आपकी लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जो कि आपके लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? साइंटिया शब्द से लिया गया है। और साइंटिया का अगर अर्थ देखा जाए तो साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। KNOWLEDGE। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। तो मैंने क्या बताया? चीजों को लिंक करने का प्रयास कीजिएगा। साइंस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस की हिंदी क्या होती है? विज्ञान होती है। विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? साइंस होती है। साइंस आपके लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि साइंटिया शब्द से लिया गया है। और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, यानी कि जानना। नॉलेज का मतलब क्या होता है? जानना। तो नॉलेज, किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? आपका साइंस कहलाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मैंने बता दिया। अब आइए चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 1। देखिए, यह छत्तीसगढ़ बोर्ड पर जो आधारित विज्ञान की बुक है। हालांकि हर बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन चैप्टर का क्रम इसमें अलग अलग मिलेगा, अलग अलग बोर्ड वालों के लिए। तो जो छत्तीसगढ़
बोर्ड पर आधारित जो विज्ञान की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वह आपका है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए, सबसे पहले हमारे लेक्चर वीडियो की ये खासियत होती है कि हम किसको जानते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं किसको, पाठ के नाम को। तो आइए हम समझते हैं किसको, आपके पाठ के नाम। तो आपके चैप्टर का क्या नाम है? आपके चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। जैव विविधता की अंग्रेजी होती है बायोडाइवर्सिटी और वर्गीकरण का अंग्रेजी होती है क्या, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम किसको समझे, आपके जैव विविधता को समझे, तो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसकी हम बात करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि कोई एक क्षेत्र हो जो कि क्या हो, विशेष हो, जो कि एक निश्चित हो। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों का प्रकार, पाए जाने वाले जीवों का प्रकार, जीवों का क्या प्रकार, हमने क्या बताया, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों का प्रकार क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों का प्रकार उस क्षेत्र विशेष की क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो पाया जाने वाला किसी क्षेत्र में, कहां, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों का प्रकार क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। देखिए, आप अपने परिवेश में, कहां, आप अपने परिवेश में, अब परिवेश क्या होता है, परिवेश का मतलब होता है कि आपके चारों ओर का क्षेत्र, जो आपके चारों ओर का क्षेत्र है वह आपका क्या कहलाता है, आपका परिवेश कहलाता है। परिवेश में आप दो चीजें देखते होंगे, क्या क्या, परिवेश में आप दो चीजों को देखते होंगे, क्या क्या, एक तो आपका जंतु, एक तो आपका जंतु और दूसरा आपकी क्या, वनस्पतियां। कि जो आपके क्या होते हैं, जीव होते हैं, वे क्या हैं, जंतु हैं। और वनस्पतियां, यानी कि यह भी भाई, वनस्पतियां भी सजीव हैं, इनमें भी जीवन पर्यंत क्या देखने को मिलती है, हमें वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। और जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है वे क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो आप अपने परिवेश में दो चीजें देखते होंगे, जंतु एवं वनस्पतियां। अब देखिए, इन जंतुओं और इन वनस्पतियों में तमाम प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों की बात करें तो क्या सभी प्रकार के सभी पेड़ पौधे जो हैं एक ही प्रकार के होते हैं, क्या नहीं होते। कुछ पेड़ पौधे बहुत छोटे से होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। कुछ की पत्तियां पतली पतली होती हैं तो कुछ की पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं। यानी कि अगर इनके गुणों के आधार पर देखा जाए, इनके गुणों के आधार पर देखा जाए तो इनमें तमाम प्रकार की क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं एवं क्या पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं एवं क्या पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं। और इनके विभिन्नताओं और समानताओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, लक्षण कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और उन लक्षणों के कारण ये जो वनस्पतियां हैं और जो आपके परिवेश के जीव जंतु हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। किसके कारण, लक्षण के कारण। तो अगर लक्षण के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं तो अलग होने का मतलब उनके लक्षण के ही आधार पर उनकी क्या निश्चित की जाती है, जाति निश्चित की जाती है। अब देखिए, इस जाति का और इस लक्षण का क्या संबंध है। जैसे अगर आपने अपने परिवेश में कुत्ता देखा तो कुत्ता क्या करता है कि चार पैरों से चलता है, उसके मुंह की बनावट अलग प्रकार की होती है, वह भौं भौं करके बोलता है। और अगर हम बिल्ली को देखें तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके बोलती है, कुत्ते की अपेक्षा छोटी आकार की होती है, चार पैरों से चलती है। तो चार पैरों से कुत्ता भी चलता है, चार पैरों से आपकी बिल्ली भी चलती है। तो ये दोनों की क्या हो गई, समानताएं हो गई। लेकिन कुत्ता आपका भौं भौं बोलता है और बिल्ली आपकी म्याऊ म्याऊ बोलती है। तो यह आपकी क्या हो गई, दोनों में विभिन्नताएं हो गई। और उन समानताओं और विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। और उस लक्षण के आधार पर बना दिया गया जाति कि यह भौं भौं करता है इसलिए इसका नाम रख दिया जाए कुत्ता, और यह म्याऊ म्याऊ करती है इसलिए इसका नाम रख दिया जाए क्या, बिल्ली। तो बिल्ली और कुत्ता क्या है, जाति है, जो कि जीवों और वनस्पतियों के लक्षण के आधार पर क्या निर्धारित की जाती है, जाति निर्धारित की जाती है। तो इसमें जो आपका दूसरा वर्ड है ना, वह है आपका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो जो आपका वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण का सीधा
सीधा अर्थ है क्या? बांटना। वर्गीकरण का सीधा सीधा अर्थ क्या है? बांटना। तो किसी भी जीव का, किसी भी जीव या किसी भी सजीव का उनके लक्षण, गुण, आकृति, आकार, संरचना के आधार पर उनको क्या करना? विभाजित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में जीवों का प्रकार क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और किसी भी जीव का उनके लक्षण, उनके गुणों, उनके रंग, रूप एवं आकार के आधार पर उन जीवों को क्या करना? बांटना क्या कहलाता है? आपका वर्गीकरण कहलाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में जो जीवों के प्रकार हैं और जीवों को किस प्रकार से बांटा जाता है, इसका अध्ययन आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह अच्छे से समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर करें कि हाँ सर, इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है सामूहिकरण यानी कि ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग क्या होती है? सामूहिकरण क्या होती है? आइए मैं समूहीकरण को आपको समझाता हूं। जैसे आपके दैनिक जीवन की क्या हो गई? कुछ वस्तुएं हो गई। अब उन वस्तुओं में से देखिए, उन वस्तुओं में से आप उनका चयन कुछ इस प्रकार से कीजिए कि जो वस्तुएं क्या हो? लकड़ी की बनी हो, उनको आप, लकड़ी की जो वस्तुएं क्या हो? बनी हो, उनको आप एक तरफ कर दीजिए। और जो वस्तुएं लकड़ी की ना बनी हो उनको आप क्या कर दीजिए? लकड़ी की ना हो उनको आप क्या कर दीजिए? एक तरफ कर दीजिए। और देखिए, जो लकड़ी की बनी हो वे तो क्या हो गई? एक तरफ हो गई। और जो लकड़ी की ना बनी है वह क्या हो गई? अलग हो गई। लेकिन जो लकड़ी की बनी है वह तो केवल लकड़ी की है, लेकिन जो लकड़ी की नहीं बनी है वह कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे आपकी क्या हो गई? कौन कौन सी वस्तुएं हो गई? जैसे इसमें आ जाएंगी आपकी कांच की बनी वस्तुएं, कांच की वस्तु। तो जो आपकी कांच की वस्तु होगी वह भी इसमें आ जाएगी क्योंकि लकड़ी की नहीं बनी है। और अगर इसी में हम देखा जाए तो अगर यह कांच की वस्तुओं को आप अलग कर दिए तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जो कांच की न बनी होंगी, कांच की ना हो, जो कांच की न हो। तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी। तो जो कांच की वस्तुएं हैं वे तो बिल्कुल अलग हो गई, लेकिन जो कांच की वस्तुएं नहीं हैं वे, उसमें बहुत सारी और भी वस्तुएं आ जाएंगी। और जब उनको इसी प्रकार से आप क्या करते जाएंगे? एक प्रकार से उनको अलग करते जाएंगे, उनको समूह में रखते चले जाएंगे, तो आपका क्या कहलाएगा? वही ग्रुपिंग कहलाएगा, सामूहिकरण कहलाएगा। तो किसी भी वस्तुओं को उनके गुणों और रंग रूप के आधार पर उनको क्रमबद्ध करना। देखिए, वर्गीकरण और समूहीकरण में बस थोड़ा सा अंतर है। किसी भी वस्तु को लक्षणों के आधार पर उनको क्या करना? बांटना, विभाजित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। और किसी भी वस्तुओं को उनके गुणों, रंग रूप एवं आकार के आधार पर उनको क्रमबद्ध करना, उनको एक सीरीज बना करके रखना क्या कहलाता है? आपका सामूहिकरण कहलाता है। जैसे आपने यहां पे क्या बनाया? वस्तुओं का सीरीज बनाया। जो आपके दैनिक जीवन की वस्तुएं थी उनका क्या बनाया? सीरीज बनाया। जैसे सबसे पहले आपने सारी वस्तुओं में से उन वस्तुओं को छांट लिया जो लकड़ी की बनी थी, तो यह आपका क्या होगा? या वे सारी वस्तुओं को आपने क्रमबद्ध कर दिया। जो लकड़ी की बनी थी उनको एक क्रम में ला करके सुशोभित कर दिया, और जो वस्तुएं लकड़ी की ना थी उनको अलग कर दिया। अब इनमें से जब छांटा आपने तो कुछ कांच की बनी वस्तुएं थी, उनको आपने क्या किया? एक क्रमबद्ध कर दिया, सुशोभित कर दिया। तो ये वस्तुएं अलग हो गई। फिर उनमें से किसी एक प्रकार का एक गुण ले लिया और उनको भी अलग कर दिया। इस प्रकार से किसी भी वस्तु को एक क्रमबद्ध, उनके गुणों एवं, भाई लकड़ी का बना क्या है? लकड़ी एक प्रकार का क्या है? गुण है। उस वस्तु का गुण है कि वह वस्तु लकड़ी की बनी हुई है, उस वस्तु का गुण है कि वह कांच की बनी हुई है। तो किसी भी वस्तु का उसके गुण, रंग रूप एवं आकार के आधार पर उनको एक क्रमबद्ध, उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से बांटना क्या कहलाता है? आपका समूहीकरण कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? ग्रुपिंग कहलाता है। और एक चीज आपने, एक वर्ड अभी अभी सुना होगा, विभिन्नता। एक वर्ड सुना होगा आपने, विभिन्नताएं। और विभिन्नताएं क्या हैं? यानी कि एक दूसरे में जो क्या होते हैं उनके लक्षणों के आधार पर किसको निर्धारित किया जाता है? विभिन्नताओं को निर्धारित किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि लक्षणों का जो प्रकार है ना, लक्षणों का जो प्रकार है वही क्या है? आपकी विभिन्नताएं हैं। तो विभिन्नता क्या है? लक्षणों का प्रकार है। लक्षणों
का प्रकार। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, वेरिएशन, विभिन्नता की अंग्रेजी होती है वेरिएशन, तो वेरिएशन क्या होती है, तो लक्षणों का प्रकार ही क्या कहलाता है, आपका वेरिएशन कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। अब यह विभिन्नता कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कोई जीव है तो वह एक दूसरे से भिन्न कैसे है, वह एक दूसरे से भिन्न कैसे है, वह कई प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर कुछ पॉइंट की मैं बात करूं तो वह किस किस प्रकार से भिन्न हो सकता है, जैसे हम आयु के आधार पर, आयु के आधार पर, जैसे हमने इसमें समूहीकरण में इसको व्यवस्थित किया तो इसको लकड़ी के आधार पर छाटा, इसको कांच के आधार पर छाटा, उसी प्रकार से लक्षणों के प्रकार किस किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कोई हो सकता है कि किसी की आयु क्या हो, कि जैसे कोई जीव ऐसा है जो 300 साल तक जीता है, जैसे कछुआ, कछुआ कितने साल तक जीता है, 300 साल तक जीता है। और मनुष्य, हम मनुष्यों की बात करें तो 50-60 साल तक जीता है। भाई आज के मनुष्य 50-60 साल से ऊपर थोड़ी जी पा रहे हैं। तो ऐसा आयु के आधार पर ही भी क्या पाई जाती है, जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। जीवों के लक्षणों के प्रकार में क्या पाया जाता है, जीवों के लक्षणों का प्रकार पाया जाता है। जैसे भाई अगर जो 50 साल जीने वाला है उसको हम अलग अलग तरह से देखते हैं, अलग प्रकार का होता है, और जो उनके लक्षण कुछ अलग प्रकार के होते हैं। जो 300 साल यानी कछुआ जो होता है उसका लक्षण कुछ अलग प्रकार का होता है। तो यही लक्षणों का प्रकार क्या कहलाता है, विभिन्नताएं। और विभिन्नताएं किस प्रकार से देखी जा सकती हैं, आकार के आधार पर देखी जा सकती हैं। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे व्हेल मछली, व्हेल मछली क्या है, ब्लू व्हेल जो होती है वे क्या होती है, संसार की सबसे बड़ी जीव है। तो ब्लू व्हेल, हम लोगों को देख लीजिए, हम लोग 50-50 किलो के होते हैं, 50 किलो 60 किलो, कोई 1 कुंटल का भी होता है। तो उनके आकार के आधार पर, उनके साइज के आधार पर भी क्या पाया जाता है, जीवों का लक्षण अलग अलग पाया जाता है, लक्षणों का प्रकार पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। और जैसे आवास के आधार पर, आवास के आधार पर भी क्या हो पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आवास के आधार पर यानी कि उनके रहन सहन के आधार पर, कोई जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, कोई जीव ऐसे होते हैं जो थल में रहते हैं, कोई जीव ऐसे हैं जो आकाश में रहते हैं, वायु में रहते हैं। तो उनके आवास के आधार पर भी जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। अब आइए हम समझते हैं, मेन टॉपिक अब हमारा शुरू होता है कि जब बहुत विभिन्न वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन करना शुरू किया तो वह किन किन विभिन्नताओं के आधार पर वह जीवों का अध्ययन करना शुरू किया। तो आइए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट। बच्चों देखिए, हमने सबसे पहले समझा जैव विविधता को, फिर हमने समझा कि जैव विविधता का वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, फिर हमने उसको एक समूह में रखा और फिर हमने देखा कि इसको विभिन्नता को। अब उनके विभिन्नता के आधार पर जब जैसे हमने चीजों को व्यवस्थित कर लिया तो व्यवस्थित करने के बाद उनका अध्ययन जो है क्या हो जाता है, एक व्यवस्थित प्रकार से हो जाता है, एक निश्चित प्रकार से हो जाता है, जिसका अध्ययन करने में हमें क्या होने लगती है, आसानी होने लगती है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, अरस्तु। यह एक महान विचारक थे। क्या थे, विचारक थे। अरस्तु जो थे ना आपके एक महान क्या थे, विचारक थे, जो कि प्लेटो के शिष्य थे। महान वैज्ञानिक थे एक प्लेटो। प्लेटो के कौन थे, ये शिष्य थे। तो अरस्तु कौन थे, प्लेटो के शिष्य थे। तो पॉइंट आप डाल करके लिख लीजिएगा कि अरस्तु प्लेटो के क्या थे, शिष्य थे। इन्होंने सबसे पहले जीवों का क्या किया, वर्गीकरण किया। इन्होंने सबसे पहले जीवों का क्या किया, वर्गीकरण किया। तो इन्होंने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया। और जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया, उनके आवास के आधार पर किया। किस आधार पर किया, आवास के आधार पर किया। आवास के आधार पर किया। तो हमने आपको बताया था विभिन्नताओं में, हमने अभी पहला टॉपिक लिया था कि उनके आवास के आधार के कारण भी क्या देखने को मिलती है, हमारी विभिन्नता देखने को मिलती है। आयु के आधार पर भी क्या जीवों में क्या देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। आकार के आधार पर भी जीवों में क्या देखने को मिलती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये जो आपके वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम इस विभिन्नता पर कार्य करना कौन शुरू किया, अरस्तु। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने, जो कि क्या थे, प्लेटो के शिष्य थे। और ये अरस्तु जो थे ना, ये यूनानी विचारक थे। कहां के थे, यूनान के रहने वाले थे। और ये क्या थे, यह एक विचारक थे, विचार करने वाले एक यूनानी नागरिक थे।
तो अरस्तु यूनानी विचारक थे जो कि प्लेटो के क्या थे, महान वैज्ञानिक प्लेटो के क्या थे, शिष्य थे। और इन्होंने सर्वप्रथम जीवों का क्या किया, वर्गीकरण। और वह वर्गीकरण का मतलब बांटना। तो वर्गीकरण वो जीवों को किस आधार पर बांटे, उनके आवास के आधार पर बांटा। अब आवास के आधार पर क्या क्या हो सकता है, कोई जीव ऐसा हो सकता है जो जलीय हो, जो जल में निवास करता हो, वह क्या है, होता है जलीय। और कोई जीव ऐसा कौन सा हो जो कि कोई जलीय, कोई क्या हो, स्थलीय हो। और कोई जीव ऐसा हो जो कि कहां हो, वायु में रहने वाला हो। तो इनके आवास के आधार पर जलीय, स्थलीय एवं हवा में रहने वाले जो जीव हैं, उनके आधार पर इन्होंने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया। अब इसके बाद आए एक वैज्ञानिक आए अरस्तु के बाद। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके आवास पर आधार पर सर्वप्रथम किया, उनके आवास के आधार पर सर्वप्रथम किया। और उनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आपका जॉन रे। और ये कब आए, ये आए आपके 1684 ईस्वी में। तो 1600 कितने में आए, ये 1686 ईस्वी में आए। कौन, जॉन रे। और जॉन रे ने क्या किया, जॉन रे ने पौधों का वर्गीकरण किया, पौधों का वर्गीकरण किया। तो पौधों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, पौधों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जॉन रे ने 1686 में किया। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, आपके इसी परीक्षा में नहीं, यही नहीं, आपके जिंदगी के हर जगह काम में आएगा। आपके बहुत कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण उनके आवास के आधार पर कौन किया, तो महान विचारक, यूनानी महान विचारक कौन किया, अरस्तु ने। यह भी आपको प्रश्न बार बार देखने को मिलेगा कि अरस्तु कहां के थे। तो अरस्तु यूनानी क्या थे, एक विचारक थे। तो अरस्तु कहां के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। उसके बाद एक आए वैज्ञानिक जॉन रे जो कि 1686 ईस्वी में क्या किया, पौधों का वर्गीकरण किया। और पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया, पौधों का वर्गीकरण बाह्य गुणों के आधार पर किया, बाह्य गुणों के आधार पर। तो पौधों का जो वर्गीकरण था, वो पौधों का वर्गीकरण सबसे पहले कौन किया, जॉन रे ने किया, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया, जो कि 1686 ईस्वी में किया। और पौधे के बाह्य गुणों के आधार पर, यानी कि बाह्य बनावट, जैसे पत्तियों की संरचना हो गई, पत्तियों की संरचना अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती है, उनका आकार हो गया, अलग अलग पौधों का आकार अलग अलग होता है। तो उनकी जो बाह्य गुण है, जो गुण बाहर से पौधों में दिखते हैं, उन गुणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसने किया, जॉन रे ने किया। और कब किया, 1686 ईस्वी में किया। तो देखिए सब चीजों को, आप ऐसा नहीं है कि पिछले जो बताए गए बातें हैं उनको आप भूलते जाएं, आप हमेशा उसको क्या करें, याद रखें, रिवाइज करते जाएं। तो सबसे पहले हमने वर्गीकरण को समझा, वर्गीकरण के बाद हमने विभिन्नताएं, समानताएं और उनके लक्षणों को समझा, उनके जातियों को समझा, वर्गीकरण को समझा, समूहीकरण को समझा। अब समूहीकरण के बाद हमने विभिन्नताओं को समझा। और जब विभिन्नता की बात आती है तो विभिन्नता कई प्रकार की होती है और हमें पढ़ना है जैव विविधता एवं वर्गीकरण की जीवों में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और उनको वर्गीकृत कैसे किया जाता है। तो विभिन्नताएं कई प्रकार से आ सकती हैं, आयु के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर, उनके आकार के आधार पर विभिन्नताएं कई प्रकार से आ सकती हैं। तो विभिन्नताओं का अध्ययन सबसे पहले किसने स्टार्ट करना शुरू किया, विभिन्नताओं का अध्ययन? तो सबसे पहले अरस्तु ने, जो कि जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया, जीवों का वर्गीकरण किया। तो जीवों को वर्गीकरण उन्होंने किस आधार पर किया, आवास के आधार पर किया। तो आवास के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार से जीवों को बांटा। कैसे? जो जल में रहने वाले जीव थे उनको अलग किया, जो स्थल में रहने वाले जीव थे उनको अलग किया, जो वायुमंडलीय जीव थे, वायुमंडलीय किसको कहते हैं, जो वायु में रहने वाले हैं, जो वायुमंडल में रहने वाले जीव हैं, उनको उन्होंने अलग किया। उसके बाद अगर हम पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो पौधों का वर्गीकरण किसने किया, पौधे का वर्गीकरण जॉन रे ने किया, 1886 ईस्वी में किया। और किसके आधार पर किया, तो पौधों के बाह्य गुणों के आधार पर, उनके बाहरी संरचना के आधार पर किसने वर्गीकरण किया, जॉन रे ने वर्गीकरण किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन कर लें। नोट्स जैसे ही इसका कंप्लीट होगा आपके टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बच्चों अब आइए, अब इसके बाद जो आपके जॉन रे थे, जॉन रे के बाद एक वैज्ञानिक आए जो कि थे आपके कैरोलस लिनियस, जिन्होंने और वर्गीकरण किया। आप आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं कैरोलस। तो अब जो जॉन रे के बाद जो वैज्ञानिक आए वे कौन थे, वे आपके थे कैरोलस
लिनियस। कौन थे आपके? कैरोलस लिनियस थे। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? देखिए, जो वैज्ञानिक आपके कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने क्या किया? विभिन्न प्रकार के जीवों को, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को एक क्या किया? उन्होंने इकट्ठा किया और उनको एकदम आंतरिक ढंग से उनके गुणों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिससे आपके पूरे विज्ञान पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, पूरे जीव विज्ञान पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, जो आपके कैरोलस लिनियस थे, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं। जो आपका जीवों का वर्गीकरण है ना, इनके फादर, जीवों के वर्गीकरण के फादर कौन है? आपके कैरोलस लिनियस हैं। जीवों के वर्गीकरण के जो आपके फादर हैं, वे क्या हैं? कैरोलस लिनियस हैं। इन्होंने क्या किया? बहुत से जंतु, बहुत से वनस्पतियों के नमूने को इकट्ठा किया और उनके गुणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिससे आपके पूरे समूचे जीव विज्ञान में आपके बहुत गहरा असर पड़ा। और वह गहरा असर कैसे पड़ा? पहले क्या था कि जीव में, जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु एवं वनस्पतियों को, यानी कि जिसमें जीव है, सभी को हम एक में ही अध्ययन करते थे। लेकिन जब इन्होंने जंतु एवं वनस्पतियों के नमूने को इकट्ठा किया और नमूने को इकट्ठा करने के पश्चात उनके गुणों, गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने इस पर, जीव विज्ञान पर बहुत गहरा असर पड़ा। और जो आपका पूरा जीव विज्ञान है, वह दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया। यानी जीव विज्ञान का ही इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। और कितने भागों में? दो भागों में। पहला तो पादप जगत और दूसरा क्या? जीव जगत। तो दो भागों में आपका विज्ञान बट गया। या पहला तो आपका पादप जगत और दूसरा आपका क्या? जीव जगत। अब पादप जगत में कौन कौन से आएंगे? इसमें केवल आएंगे पेड़ और पौधे आएंगे। और जीव जगत में क्या आएंगे? आपके जंतु आएंगे। जीव जगत में क्या आएंगे? जंतु आएंगे। तो इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फादर किसको कहते हैं हम? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। अब अगला आपका हेडिंग है पदानुक्रम। तो पदानुक्रम क्या होता है? पदानुक्रम क्या होता है? एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत जीवों के जो गुण हैं, निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत जो जीवों के जो गुण हैं, तो एक निश्चित श्रृंखला में जीवों को उनके गुणों एवं विकास के आधार पर उनको क्या करना? समूहीकृत करना। क्या करना? उनको समूहीकृत करना, उनको समूहों में बांटना क्या कहलाता है? आपका पदानुक्रम कहलाता है। जिसकी एक निश्चित श्रृंखला हो, जीवों की क्या हो? जीवों के गुणों एवं विकास की क्या हो? एक निश्चित श्रृंखला हो। उस निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत जीवों को क्या करना? सामूहिक करना क्या कहलाता है? आपका पदानुक्रम कहलाता है। तो पदानुक्रम क्या होता है कि किसी निश्चित श्रृंखला में जीवों के गुणों व विकास के आधार पर उनको समूहीकृत करना क्या कहलाता है? आपका पदानुक्रम कहलाता है। जैसे जीवों को एक समूह में रखना, जैसे अगर मनुष्य है तो मनुष्य के इसमें एक निश्चित श्रृंखला क्या हो गई कि जैसे मनुष्य किस जगत का प्राणी है, किस संघ का प्राणी है, उसके गण क्या है और उसकी जाति क्या है और उसके वंश क्या है, इन सबकी, इस सारे श्रृंखलाओं का एक क्रमबद्ध उनको समूह में रखना, उनको समूहीकृत करना क्या कहलाता है? आपका पदानुक्रम कहलाता है। तो पदानुक्रम क्या है कि किसी निश्चित श्रृंखला में जीवों के गुणों व विकास के आधार पर उनको सामूहिकृत करना क्या कहलाता है? पदानुक्रम कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य किस जगत का प्राणी है? तो मनुष्य आपके किस जगत का प्राणी है? जैसे मनुष्य किस जगत का प्राणी है? तो मनुष्य एनीमिलिया जगत का प्राणी है। किस जगत का प्राणी है? एनीमिलिया जगत का प्राणी है। अभी हमने अब जब हम व्हिटेकर का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा था, जिसका एक भाग है आपका एनीमिलिया, जिसमें हम मनुष्य को रखते हैं। तो एनीमिलिया जगत
व्हिटेकर ने, जब हम आगे चल करके जब पढ़ेंगे व्हिटेकर का वर्गीकरण, तो व्हिटेकर ने पूरे जीवों को 5 जगत में विभाजित किया था। 5 जगत यानी किंगडम में, 5 किंगडम में उन्हें विभाजित किया था, जिसका एक किंगडम, एक जगत क्या है आपका एनिमिलिया है, जिस जगत के अंतर्गत क्या आता है मनुष्य। अभी सारे जगत को हम पांचों जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो मनुष्य है एनिमिलिया जगत का प्राणी है, और एनिमिलिया जगत में एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव दोनों प्रकार के आते हैं। अगर संघ की बात करें तो मनुष्य जो है वह किस संघ का प्राणी है? कार्डेटा संघ का प्राणी है। अब कार्डेटा क्या होता है? कार्डेटा संघ यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो किस संघ का है? कार्डेटा। और कार्डेटा संघ के जितने भी जीव हैं उनमें क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसका संघ कौन सा है? आपका कार्डेटा है। तो इसमें कार्डेटा संघ में क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जोड़दार क्या पाए जाते हैं? उपांग पाए जाते हैं। जैसे ये उंगलियां हैं, उंगलियां क्या है? इसमें जोड़ है, इसके बीच में क्या है? जोड़ है। घुटना है तो इसके बीच में क्या है? जोड़ है। तो इसमें जोड़ वाले उपांग पाए जाते हैं, जोड़ वाले अंग पाए जाते हैं। अगला है आपका गण। तो अगर हम इसके गण की बात करें तो मनुष्य जो है किस गण में आता है? प्राइमेट्स में आता है। अब देखिए गण क्या होता है, जैसे कुछ की हाथ की अग्रपाद और पश्चपाद दोनों, यानी कि आपके हाथ और पैर दोनों की संरचनाएं कैसी होती हैं? दोनों में ही हमारी क्या पाई जाती हैं? 5 उंगलियां पाई जाती हैं। तो हर जीव में पैर और हाथ में दोनों में 5 उंगलियां नहीं पाई जाती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जिन जीवों के अग्रपाद एवं पश्चपाद यानी पैर में 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं, उन्हें किस गण में रखा जाता है? उन्हें रखा जाता है प्राइमेट्स में। उसे किस में रखा जाता है? प्राइमेट्स गण में रखा जाता है। तो मनुष्य जो है प्राइमेट्स गण का प्राणी है। और अगर हम जगत की बात करें तो जगत और वंश दो चीज होते हैं। जैसे देखिए किसी भी चीज का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, अगर हम मनुष्य के वैज्ञानिक की नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस होता है। तो होमो सेपियंस क्या है? जैसे देखिए होमो सेपियंस है आपका, होमो आपका क्या है? वंश है। होमो आपका वंश है। और वंश का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो मनुष्य है ना, मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है। और जिन जंतुओं का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित होता है उसे हम कहते हैं होमो। तो केवल एक ही ऐसा संसार में प्राणी है जिसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित होता है, जो कि क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य का वंश क्या है? आपका होमो है। और सेपियंस क्या है? सेपियंस आपका क्या है? जाति है। जगत तो हमने दो बार लिख दिया, जगत के सॉरी यहाँ पे जाति ही तो लिखे। ठीक है। तो ये जाति जो है वह क्या है? सेपियंस है। यानी कि उनके लक्षण के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता है। तो मनुष्य के जो भी लक्षण पाए जाते हैं उनके आधार पर कौन सी जाति है? आपकी सेपियंस है। तो इसका जो नामकरण, आगे आपका टॉपिक आएगा नामकरण। तो नामकरण क्या होता है? नामकरण भी आप समझते चलिए कि जैसे नामकरण किसी भी जीव जंतुओं के उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर उनको समूहीकृत करके उनको नाम देना क्या कहलाता है? आपका नामकरण कहलाता है। हमने क्या बताया नामकरण की परिभाषा? कि किसी भी जीव का उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर उनको क्या करना? एक समूह में रख करके उस समूह का नाम रख देना क्या कहलाता है? आपका नामकरण कहलाता है। अब इस नामकरण पद्धति में दो चीजें रखी जाती हैं। कौन कौन? पहला जाति, दूसरा क्या? वंश। पहले नाम के पहले क्या रखा जाता है? होमो सेपियंस। जैसे यहां पे होमो क्या है? आपकी होमो क्या है? इसका वंश है। और सेपियंस क्या है? इसकी जाति है। तो जो आपका नामकरण पद्धति है ना, नामकरण पद्धति यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटा मोटा प्रश्न इससे भी पूछता है। तो नामकरण में वंश और जाति दो चीजों को रखा जाता है। और इसकी खासियत यह होती है कि जो होमो सेपियंस, जैसे आपका क्या है? होमो। तो होमो क्या है आपका? जैसे होमो आप लिखेंगे तो इसका कैपिटल जो एच रहेगा वह हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। और इसके बाद के जो भी रहेंगे क्या रहेंगे? आपके स्मॉल रहेंगे। सेपियंस जो रहेगा आपका, बाकी सब क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। और दूसरी चीज कि इसको इटालिक अक्षर में लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाता है। और यदि आप तिरछा नहीं कर रहे हैं तो इसके नीचे एक छोटी सी इस प्रकार से क्या कर दें? पाई खींच दें, डंडा खींच दें। तब यह क्या दर्शाता है? किसको? नामकरण को। इसी प्रकार से हर जीव का नामकरण अलग अलग प्रकार से होता है। हर जीव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। तो नामकरण भी हमने आपको बताया
कि नामकरण जैसे वैज्ञानिक नाम को रखा जाता है उसमें दो चीजों को शामिल किया जाता है, पहला आपका वंश, दूसरा आपका जाति। और इसको हमेशा लिखने के लिए जो फर्स्ट लेटर वंश का होता है वह क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सारा लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। और इसे इटालिक अक्षर में लिखा जाता है, यानी इटालिक अक्षर जैसे आई को लिखना है तो थोड़ा सा तिरछा आई इस प्रकार से बना होता है ना, तो इटालिक अक्षर में लिखा जाता है। और यदि इटालिक अक्षर में नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं, तो आपको इसके नीचे एक क्या करना होगा, आपको पाई लगाना होगा, एक डंडा लगाना होगा। तो इस प्रकार से हम किसको समझ सकते हैं, नामकरण को समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हम पदानुक्रम को भी समझ सकते हैं। आप इतनी बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नोट्स जो आपका होगा उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, वहां से आप अपना नोट्स बना। तो बच्चों, हमने केरोलस लिनियस के वर्गीकरण को समझा। केरोलस लिनियस ने जीवों को वर्गीकृत किया, उनको एक जंतु और पौधे दो भागों में बांटा कि एक जंतु जगत के रूप में बांट दिया और दूसरा पादप जगत के रूप में बांट दिया। तो जंतु एवं पादप को उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिसके कारण उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण के पिता कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फादर किसको माना जाता है, केरोलस लिनियस को। लेकिन एक नोट पॉइंट आप डाल करके लिखिएगा, एक नोट पॉइंट डाल करके लिखिएगा। उस नोट पॉइंट में क्या है कि जैसे आपका एक युगलिना नामक पौधा है, कौन सा है, युगलिना। युगलिना जो आपका है, युगलिना एक पौधा नहीं कह सकते हैं, इसको जीव कहते सकते हैं। तो युगलिना एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, जीव है। और जो कि यह एक प्रकार का कैसा जीव है, जो कि जंतु की भी भांति व्यवहार करता है और वनस्पति की भी भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यह जीव की भी भांति व्यवहार करता है और वनस्पति के भी भांति व्यवहार करता है। तो अगर हम इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो केरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण है वह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। कैसे, क्योंकि उन्होंने तो बताया कि कुछ जो होते हैं वे क्या होते हैं, जंतु होते हैं, और जो कुछ क्या होते हैं, पादप होते हैं। तो पादप और जंतु उन्होंने दो भागों में जो वर्गीकृत किया था, लेकिन कुछ जीव ऐसे देखने को मिले जैसे कि आपका युगलिना हो गया, वह क्या है, एक प्रकार का जीव है जिसमें जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं और वनस्पति के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो नोट पॉइंट में डाल करके लिखिएगा कि युगलिना एक ऐसा पौधा है जो कि जिसमें जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं और जिसमें वनस्पति के भी लक्षण पाए जाते हैं। और जो युगलिना होता है यह दोनों प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी भी होता है। स्वपोषी और दूसरा क्या, परपोषी भी होता है। देखिए, आपने कक्षा 6, 7, 8 में स्वपोषी एवं परपोषी के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है आपका स्वपोषी और क्या होता है आपका परपोषी। तो देखिए, कुछ जीव आपके आसपास कुछ ऐसे होंगे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं करते हैं। जैसे आप पेड़ पौधों को देखा होगा, पेड़ पौधे क्या आपसे भोजन मांगने जाते हैं या किसी भी जीव का मर्डर करके खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं और स्वयं से अपना पालन और पोषण करते हैं। तो जो आपके ऐसे जीव हैं, जो आपके ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं से प्राप्त करते हैं, स्वयं से बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वे क्या कहलाते हैं, आपके स्वपोषी कहलाते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे मनुष्य, मनुष्य तो एक प्रकार का आजकल राक्षस ही हो गया है। वह क्या करता है, पेड़ पौधों को भी खा जाता है और जीव जंतुओं को भी खा जाता है। तो ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो अपनी भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। भाई अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य अगर पेड़ पौधे से अगर सब्जियां, साग और गेहूं चावल ये सब अगर प्राप्त ना करे, ये सब अगर ना खाए, तब तो भूखे मर जाएगा ना, खत्म हो जाएगा इसकी कहानी, मनुष्य की कहानी। तो मनुष्य एक ऐसा प्रकार का जीव है। मनुष्य जैसे कई जीव हैं, ऐसा नहीं, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उन जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखते, स्वयं से बनाते हैं और स्वयं अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी। तो हम बात कर रहे थे नोट पॉइंट की, तो आप नोट पॉइंट में यही लिख लीजिएगा कि युगलिना एक ऐसा पौधा है जिसमें जंतु के भी लक्षण दिखते हैं और वनस्पति के भी लक्षण दिखते हैं। इसलिए जो आपका केरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण है, जो दो भागों में वर्गीकृत किया, वे क्या हो जाता है, वह थोड़ा सा असफल हो जाता है। और जो युगलिना है वह स्वपोषी और परपोषी दोनों की भांति क्या करता है,
आपका व्यवहार करता है। और यह एक कोशिकीय पौधा है, इसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। तो यह कैसा पौधा है? एक कोशिकीय पौधा है, जो कि क्या होता है? यूकैरियोटिक प्रकार का पौधा है। आगे चल करके अभी हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के भी बारे में समझने वाले हैं। तो ये नोट पॉइंट में आप लिख लेंगे। आपको दो चीजें परेशान कर रही होंगी, एक जंतु, एक वनस्पति। कभी कभी आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है कि जंतु एवं वनस्पति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आप क्या लिखेंगे? एक तरफ आप लिख लीजिएगा जंतु, और दूसरी तरफ आप क्या लिख लेंगे? दूसरी तरफ आप लिख लीजिएगा क्या? वनस्पति। इस प्रकार से आप हेडिंग डालिएगा। और इसमें नंबर 1 देखिएगा कि जंतु जो होते हैं वे क्या करते हैं? जंतु जो होते हैं वे गति क्या करते हैं? करते हैं। भाई हम क्या हैं? हम जंतु हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम क्या है? जंतु हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं वे क्या है? जंतु हैं। अब जंतु क्या करते हैं? गति करते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने पेड़ पौधों को भी चलते देखा है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है क्या? नहीं, वे अस्थायी होते हैं और एक जगह पर स्थिर होते हैं, उनके अंदर गति नहीं पाई जाती। तो जो वनस्पति होती है उनमें गति क्या होती है? नहीं पाई जाती है। और जो आपकी वनस्पति होती है इसमें क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण एक आपका होता है, जो कि क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो क्षमता है नहीं पाया जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है कि सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल इत्यादि, जल और कुछ अन्य लवण लेकर के पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, सूर्य से सूर्य के प्रकाश को, और मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को लेते हैं, और जिनकी सहायता से, जिनकी रासायनिक क्रिया आपस में करा करके एक रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, जिससे वे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि केवल वनस्पतियों में देखने को मिलती है, जंतुओं में देखने को नहीं मिलती। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। और दूसरी चीज कि अगर इसके हम तीसरे पॉइंट, ये तो दूसरा हो गया, अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो जंतु होते हैं इनका जो पोषण है, इनका जो भोजन है, यह हम बाहरी रूप से क्या करते हैं? इनको देते हैं। इनका जो पोषण है, इनका जो भोजन होता है, इनका जंतुओं के शरीर बाहर से भोजन करने के अनुसार विकसित होता है। तो जंतुओं का जो शरीर है, इनका जो शरीर है, यह किस प्रकार से विकसित होता है? बाहर के भोजन से। इनका जो शरीर होता है वह कहां, कैसे विकसित होता है? बाहर के भोजन से विकसित। भाई हम क्या करते हैं? बाहर से भोजन लेते हैं और खाते हैं, लेकिन क्या आपने पेड़ पौधों को कभी भोजन करते देखा है? कभी कुछ खाते देखा है? नहीं देखा है। तो इनका जो भोजन होता है वह बाहर से नहीं, कैसा होता है? आंतरिक रूप से होता है। तो तीसरे पॉइंट में आप लिख लेंगे, तीसरे पॉइंट में आप क्या लिख लेंगे कि जो जंतु हैं, जंतुओं के शरीर में जो भोजन होता है वह कहाँ होता है? भोजन बाहर के माध्यम से क्या होता है? कि जो जंतुओं का शरीर है, जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन करने के अनुसार विकसित होता है, और जबकि वनस्पतियों का शरीर, वनस्पतियों का जो शरीर होता है, जो बनावट होता है, वह आंतरिक रूप से भोजन करने से क्या होता है? विकसित होता है। तो जंतु एवं वनस्पतियों में 3 अंतर हमने बताया। पहला कि जंतु गति कर सकता है, वनस्पतियां गति नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, और ये तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है। और जंतु जो है, जंतुओं का शरीर बाहर से किए गए भोजन के अनुसार विकसित होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो वनस्पतियां हैं इनका आंतरिक रूप से भोजन करने के आधार पर इनका शरीर क्या होता है? विकसित होता है। तो जंतु एवं वनस्पतियां दोनों में अंतर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है उसमें जैव विविधता एवं उसके वर्गीकरण को हमें पढ़ना है। तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने समस्त सजीवों को एक बड़े वर्ग किसमें विभाजित करने का प्रयास किया? जगत के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया, वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसमें से कुछ वैज्ञानिक
हैं आपके, जो कि कौन कौन से हैं। एक जैसे आपके अर्नेस्ट हैकल हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं? अर्नेस्ट हैकल हैं, जो कि 1894 में अर्नेस्ट हैकल ने, और आपके 1769 यानी 1769 में आपके एक महान वैज्ञानिक आए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्हिटेकर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? व्हिटेकर कहते हैं। ये अर्नेस्ट क्या थे? हैकल थे। और ये क्या थे? व्हिटेकर थे। ये कौन थे? व्हिटेकर। और एक वैज्ञानिक और थे आपके बोस, कार्ल बोस, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्ल बोस कहते हैं। और ये 1977 में आए। ये कब आए? 1977 में आए। और ये तीनों जो महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने समस्त जीवों को, समस्त सजीवों को बड़े वर्गों, जगत के रूप में क्या किया? व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जिसमें से अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वे है व्हिटेकर का वर्गीकरण। तो व्हिटेकर ने संपूर्ण सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया। संपूर्ण सजीवों को कितने जगत में उन्होंने विभाजित किया? संपूर्ण सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया। उन पांचों जगत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका पहला जगत है मोनेरा जगत, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत, और तीसरा जगत है फंजाई जगत, और चौथा जगत है प्लांटी जगत, और पांचवा जगत है एनीमिलिया जगत, जिसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं। तो जो व्हिटेकर का वर्गीकरण है वह अब हमारा जो होगा नेक्स्ट टॉपिक होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि एक ही वीडियो में आपके संपूर्ण चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूं। अब अगले क्रम में हम पढ़ेंगे व्हिटेकर का वर्गीकरण, जो कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में होगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके संपूर्ण चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।